Hello and welcome to all. Today we will discuss another 10 questions of Indian economy PYQs. With the help of these PYQs, you will be able to revise your concepts properly while watching the explanation part, and these PYQs will also enable you to develop MCQ solving aptitude. Moving to our first question, which one of the following industries is the maximum consumer of water in India? क्या पूछा गया है कि कौन सी इंडस्ट्री, जो भी नीचे इंडस्ट्रीज दी हुई है चार, इनमें से कौन सी इंडस्ट्री मैक्सिमम वाटर कंज्यूम करती है इंडिया के केस में। यूजुअली ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बनता है एंड इट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन इकोनॉमी सेक्शन, so we have included it in economy. We will skip it in geography discussions, and in this at this place you can pause the video, read the question again, recall your concept and mark your answer somewhere. The correct answer is thermal power. ताप शक्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूम करती है इन चारों में से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। थर्मल इंडस्ट्री क्या है? थर्मल इंडस्ट्रीज का काम है हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। कैसे? फ्यूल का यूज़ करके। कौन सा फ्यूल यूज़ करती है? यूजुअली कोयला यूज़ किया जाता है। इसके अलावा गैस, डीजल या कोई लिक्विड फ्यूल, बायोमास या वेस्ट मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। ये देश में पावर जनरेशन में 71% कंट्रीब्यूट करती है, ऑलमोस्ट 71%। इसकी लोकेशन कहाँ होगी ये डिटरमाइन करते हैं कई फैक्टर्स, जैसे भाई वहाँ की टेरेन कैसी है, ज़मीन मतलब जिसको बोलते हैं वहाँ कैसी है, देन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल है या नहीं, वाटर मैन पावर अवेलेबल है या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं। यूजुअली 87.90% ऑफ द टोटल वाटर इंडस्ट्रीज, जितना भी वाटर, अगर इंडस्ट्रीज 100% वाटर यूज़ करती हैं तो उसका 87% सिर्फ थर्मल इंडस्ट्री यूज़ करती हैं। कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं विंध्याचल में, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है जो एमपी में है, मुंद्रा में एक पावर प्लांट है गुजरात के अंडर में आता है जो, एंड ससन में एक पावर प्लांट है एमपी में है जो। देन कम्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इसका क्या काम है? ये प्रोड्यूस करती है इम्प्लीमेंट्स, टूल्स एंड मशीनरी। किस चीज़ से? मेटल से। ये 5.1% वाटर यूज़ करती है। आफ्टर दैट कम्स पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। ये क्या प्रोड्यूस करती है? पल्प, पेपर, पेपर बोर्ड एंड अदर सेलुलोस बेस्ड गुड्स। इसमें रॉ मटेरियल वुड को यूज़ किया जाता है और ये अराउंड 2.3% वाटर यूज़ करती है ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल वाटर यूसेज। देन कम्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका काम है स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट्स एंड और क्लॉथ्स। ये ऑलमोस्ट 2.1% वाटर यूज़ करती है। इसके अलावा स्टील इंडस्ट्री में 1.3, शुगर इंडस्ट्री में 0.5 एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में 0.2% वाटर यूज़ होता है। देन कम्स आवर सेकंड क्वेश्चन, टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट शुड इंडिया डू। मतलब जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका पूरा फ़ायदा लेने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए? ए, प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स को प्रमोट करना चाहिए यानी कुशलता का विकास करना चाहिए। बी, इंट्रोड्यूसिंग मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सी, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। डी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। इसमें से क्या करना चाहिए ताकि डेमोग्राफिक डिविडेंड का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके? इन दिस कंटेक्स्ट करेक्ट आंसर इज ए। इस चीज़ को समझने के लिए कि भाई स्किल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, हमें ये पता होना चाहिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या। पहले बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या। यूएन में जो पॉपुलेशन फंड है उसने इसकी इंटरनेशनल लेवल पे डेफिनेशन दे रखी है, दैट इज़ कि अगर किसी भी कंट्री में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है अगर उसका शेयर ज़्यादा है देन उससे एक इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल क्रिएट होता है, दैट इज़ कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। मतलब अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से, नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन में कौन कौन आते हैं? जो भी 14 ईयर्स या उससे कम हैं या 65 ईयर्स उससे बड़े हैं।
ये दो कैटेगरी नॉन वर्किंग एज में आती है। अगर इनका शेयर कम है किससे, वर्किंग एज पॉपुलेशन से, तो इसका मतलब जो काम करने वाले लोग हैं वो वहाँ ज़्यादा हैं। उसका मतलब क्या है, उससे एक पोटेंशियल क्रिएट होता है कि भाई हाँ इस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल है, अगर उस वर्किंग एज पॉपुलेशन को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए तो। क्या बेनिफिट है डेमोग्राफिक डिविडेंड होने के, कि भाई आपके पास वर्क फोर्स ज़्यादा होगी, वर्क फोर्स ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लोग काम करने वाले होंगे, नॉर्मल सी बात है, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बिल्कुल स्पीड से बढ़ेगा, और उससे ओवरऑल जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। देन कम्स कैसे इसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो बात हो रही है लोगों की, पीपल, एक कैटेगरी के, कौन सी कैटेगरी के, 15 to 64 एज, यानी यंग पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो यंग पॉपुलेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, उसमें इन्वेस्ट करें जो भी यंग पॉपुलेशन है। कैसे इन्वेस्ट करें, उनकी स्किल्स को डेवलप करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ इंश्योर करें, और जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करें, ताकि जो भी स्किल्ड हैं, जो भी विलिंग हैं, उनके पास करने के लिए जॉब हो। देन कम्स थर्ड क्वेश्चन, a rise in general level of prices may be caused by 1. An increase in the money supply, 2. An decrease in the aggregate level of output, 3. An increase in the effective demand. Select the correct answer using the codes given below. 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि ए राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, इसका मतलब क्या है, एक सिंपल वे में देखें तो ये इन्फ्लेशन है, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। सिर्फ इन्फ्लेशन वर्ड की जगह इसकी डेफिनेशन से एक पार्ट का यूज़ कर दिया गया। अगर राइज ऑफ प्राइसेस होता है, मे बी कोज्ड बाई, मतलब इन्फ्लेशन के कोजेज एक टाइप से पूछ रखे हैं कि इन्फ्लेशन के कारण क्या है। ए राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस मे बी कोज्ड बाई एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई बढ़ा दी जाएगी, मान लीजिए इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गई, तो उससे क्या होगा, जो भी लोग हैं उनके पास यूज़ करने के लिए ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा पैसा होगा तो वो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे, कोई भी गुड्स या सर्विसेज है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो किसी न किसी पॉइंट पे उनकी शॉर्टेज हो जाएगी सर्विसेज की, गुड्स की, तो उससे क्या होगा, नेचुरली है उनके प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। प्राइसेस इंक्रीज करने पड़ेंगे ताकि जो डिमांड सप्लाई का बैलेंस है वो रिस्टोर किया जा सके। देन कम्स डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट। अगर ओवरऑल आउटपुट कम हो जाए, यानी जो भी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का वो कम हो गया, तो क्या होगा, चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज होगी तो नेचुरल सी बात है उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ताकि जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को कम किया जा सके। देन थर्ड इज इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। अगर इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, उस चीज़ की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब होगी किसी न किसी वे में। सप्लाई उसकी अगर कम होती है या शॉर्टेज होती है तो उस चीज़ को बैलेंस में लाने के लिए प्राइसेस इंक्रीज करने पड़ेंगे। देन वी सी इन एक्सप्लेनेशन कि इन्फ्लेशन के कोजेज क्या है। इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कशन लेक्चर 1 क्वेश्चन नंबर 6 में ऑलरेडी हो रखा है। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन, यू कैन विजिट इन वॉच। यहाँ हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के क्या क्या कारण है, मेन कारण क्या है। मेनली दो कारण है, एक तो डिमांड पुश और एक कॉस्ट पुश, यानी डिमांड पुल, सॉरी नॉट पुश, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन से मतलब क्या है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा हो गई, यानी जिस भी चीज़ की सप्लाई जितनी है, अगर ओनियन की बात हो रही है तो ओनियन के केस में अगर ओनियन की जितनी सप्लाई है उससे ज़्यादा उसकी अगर डिमांड हो गई तो क्या होगा, उसकी शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी और जो भी कंज्यूमर हैं उसको लेने वाले हैं वो ज़्यादा पैसे देने को तैयार होंगे, और उससे क्या होगा कि प्राइसेस में
इंक्रीज हो जाएगा, ताकि जो डिमांड सप्लाई का बैलेंस है वो इंश्योर किया जा सके। मेनली इसके कारण क्या होते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया जाए तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और वो चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करते हैं। दूसरा कारण क्या होता है, पॉपुलेशन में इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा चीज़ों की डिमांड होगी, तो सप्लाई डिमांड मिसमैच हो जाएगा। इसके अलावा जो लोगों का टेस्ट है, प्रेफरेंसेस हैं, उनकी आदतें हैं, उनमें बदलाव आ जाए, वो किसी एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करने लगे, तो किसी पर्टिकुलर आइटम की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर इकोनॉमी में ब्लैक मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाए। इसको कंज्यूमर साइड इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, रियल जीडीपी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, वेजेस इंक्रीज करते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में डिक्लाइन आता है। देन कम्स कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश से मतलब है कि कोई भी जो इनपुट के आइटम्स हैं उनकी कॉस्ट में बढ़ोतरी आ जाए, जैसे रॉ मटेरियल है, या फिर जो सप्लाई चेन्स है उनमें डिसरप्शन आ जाए कोई वॉर वगैरह की वजह से। एंड देन देर आर एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस, उनमें बढ़ोतरी हो जाए, टैक्सेस में बढ़ोतरी हो जाए, या जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी कॉस्ट में बढ़ोतरी हो जाए, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, या जो एक्सचेंज रेट है उनमें डिप्रिसिएशन आ जाए। इन सभी केसेस में इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट नेचुरली बढ़ेगी। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है तो जो भी उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी जो बिजनेसमैन है, उसको उन गुड्स या सर्विसेज के रेट बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन और जो इनपुट कॉस्ट है उसको कवर कर सके। ये टेम्परेरी होती है नेचर में, इससे ओवरऑल इंक्रीज होगा प्राइसेस। देन इसका इम्पैक्ट क्या होता है, प्राइसेस में बढ़ोतरी आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में डिक्लाइन आता है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में भी फॉल होता है और रियल जीडीपी में भी डिक्लाइन आता है। देन कम्स बिल्ट इन और वेज प्राइस इन्फ्लेशन। ये क्या है कि अगर वर्कर्स ज़्यादा वेजेस की डिमांड करने लगे, उससे क्या होगा, प्रोड्यूसर गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज कर देगा उस कॉस्ट को कवर करने के लिए, उससे इन्फ्लेशन आ। ये एक टाइप है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ही, क्योंकि जो लेबर है वो किसका पार्ट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, ये इनपुट में ही आता है। देन अनदर इज मॉनेटरी इन्फ्लेशन। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, जैसे सेंट्रल बैंक है ज़्यादा करेंसी प्रिंट करने लगे, देन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो वो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी, प्राइसेस इंक्रीज होंगे और इन्फ्लेशन की ओर इकोनॉमी बढ़ेगी। देन कम्स फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेक्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। क्वेश्चन किस पे फ्रेम हुआ है, जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें कौन कौन से आइटम इंक्लूडेड हैं इनमें से, राइट। ए फॉरेन करेंसी एसेट्स, STR loans from foreign countries, B foreign currency assets, gold holdings of RBI and SDRs, C foreign currency assets, loans from World Bank and SDRs, D foreign currency assets, gold holdings of RBI and loan from World Bank. If you know it is a factual kind of question, B is the right answer. हमें ये पता होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते क्या हैं एंड विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। देन वी विल डिस्कस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये क्या हैं, ये एसेट्स हैं जो हेल्ड किए गए हैं किसी भी सेंट्रल बैंक के द्वारा, यानी इंडिया के केस में RBI ने इनको होल्ड कर रखा है, जो रिजर्व फॉरेन करेंसीज में, नॉट इन इंडियन करेंसी बट इन फॉरेन करेंसीज। तो इनको मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी सेंट्रल बैंक अगर फॉरेन एसेट्स को फॉरेन करेंसीज में होल्ड किए हुए है, then these are called foreign exchange reserve. इंडिया के पास अभी 622.46 बिलियन USD डॉलर में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। ये इंडिया को फोर्थ पोजीशन पे रख देता है चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद, यानी चाइना नंबर 1 है, जापान नंबर 2 एंड स्विट्जरलैंड नंबर 3। आफ्टर दैट कम्स इंडिया एट फोर्थ।
जिसके पास लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। इसकी कैटेगरी में मेनली 3 आइटम्स इंक्लूडेड हैं। नंबर 1 फॉरेन करेंसी एसेट्स, जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है फॉरेक्स का। इसमें बैंक नोट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स आते हैं। देन कम्स गोल्ड रिजर्व्स, आफ्टर दैट SDRs, जो which are special drawing rights, and RTPs, which are reserve transposition in IMF. All these are included in forex reserves. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनको मेंटेन करने का या रखने का या इनको होल्ड करने का, ताकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे और इंटरनेशनल पेमेंट्स आसानी से की जा सके, और वर्ल्ड इकोनॉमी में कोई भी शॉक्स आते हैं उनको इजीली अब्जॉर्ब किया जा सके। अगर जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो जाता है, इस टाइप की सिचुएशन को इजीली टैकल किया जा सके। अगर ये अच्छे खासे रिजर्व होते हैं तो किसी भी देश की करेंसी की पोजीशन इंप्रूव होती है। अगर इंडिया के पास ज़्यादा रिजर्व्स हैं तो रुपये की पोजीशन वर्ल्ड इकोनॉमी में इंप्रूव होगी, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंडियन मार्केट में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। FCAs क्या हैं ये देख लेते हैं। जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, दीज आर द एसेट्स दैट आर वैल्यू बेस्ड ऑन ए करेंसी अदर देन कंट्रीज ओन करेंसी। ये किस में होल्ड किए जाते हैं? ये मेनली या तो USD डॉलर में, या यूरो में, या ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, या चाइनीज युआन, इनमें ही आप इनको होल्ड कर सकते हैं किसी भी एक करेंसी में। देन SDRs, दीज आर IMF ने क्रिएट किए हुए हैं। ना तो ये करेंसी है ना ये IMF पे कोई क्लेम है, ये सिर्फ एक क्लेम है किस पे? जो भी मेंबर्स की फ्रीली यूजेबल करेंसीज हैं उन पे। RTPs क्या है? इट इम्प्लाइज ए पोर्शन ऑफ रिक्वायर्ड कोटा ऑफ करेंसी ईच मेंबर कंट्री मस्ट प्रोवाइड टू IMF दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर इट्स ओन पर्पजेज। ये एक एमरजेंसी काइंड ऑफ अकाउंट है IMF का, जिसको मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टाइम पे without agreeing to conditions or paying a service fee. Next question is, which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? A. Repayment of public debt. B. Borrowing from the public to finance a budget deficit. C. Borrowing from banks to finance a budget deficit. D. Creating new money to finance a budget deficit. इस चीज़ पे क्वेश्चन आया है कि सबसे मोस्ट इन्फ्लेशनरी क्या होगा इन चीज़ों में से। अगर आपने लेक्चर 1 में डेफिसिट फाइनेंसिंग का कंसेप्ट देखा है और समझा है, या फिर आप ऑलरेडी इसको जानते हो, एंड इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, देन यू विल बी एबल टू नो कि जो नई करेंसी है उसको प्रिंट करना सबसे ज़्यादा मीन्स इन्फ्लेशन को प्रमोट करता है। ये चीज़ ऑलरेडी लेक्चर 1 में क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस हो चुकी है। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन, एंड लेक्चर 2 यू कैन ऑल्सो वॉच क्वेश्चन नंबर 3. Then comes supply of money remaining the same. When there is an increase in demand for money, there will be a fall in the level of prices, an increase in the rate of interest, a decrease in the rate of interest, an increase in the level of income and employment. क्या पूछा गया है? मनी की सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई पे अगेन क्वेश्चन है। अगर मनी की सप्लाई सेम है और उसकी डिमांड में बढ़ोतरी होती है तो क्या होगा? तो नेचुरल सी बात है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाना पड़ेगा, क्यों बढ़ाना पड़ेगा, वो देखते हैं। सप्लाई एंड डिमांड की साइकिल को देखते हैं कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए टमाटो है, टमाटर की सप्लाई कांस्टेंट है लेकिन उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई, तो क्या होगा? जो भी टमाटर के प्राइसेस हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे ताकि जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें कमी आ सके। जितने भी लोग उस चीज़ को मांग रहे हैं, अगर उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग उस चीज़ की कम डिमांड करने लग जाएंगे, तो ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी। उसी तरह मनी किसके पास है? बैंक्स के पास है। अगर मनी की सप्लाई जो पब्लिक में हो रही है, सर्कुलेशन हो रहा, वो सेम है, लेकिन
लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करने लग गए, देन व्हाट विल हैपन इन दैट सिचुएशन, जो भी मनी के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। प्राइसेस से मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट बैंक इंक्रीज कर देंगे। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि लोगों को बैंक में मनी रखना ज़्यादा फायदेमंद होगा, ताकि उनको सेविंग्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इन दैट सिचुएशन दे विल प्रेफर टू कीप देयर मनी इन बैंक्स, और जो ओवरऑल सर्कुलेशन है मनी का वो डिक्लाइन करेगा। देन देयर विल बी दैट डिमांड सप्लाई बैलेंस विल बी रिस्टोर्ड इन सम वे। इन एडिशन टू दिस देयर इज़ वन अनदर पॉइंट, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। इनमें एक इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, क्या कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो सेविंग रेट भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि लोग बैंक में पैसा रखना प्रेफर करेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। उससे क्या होगा कि लोगों के परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा नहीं बचेगी। अगर उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा नहीं बचेगी, देन व्हाट विल दे डू, दे विल नॉट डिमांड मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। सो ओवरऑल डिमांड जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी डिक्लाइन करेगी, विच विल रिजल्ट इन fall in prices and inflation. After that comes economic growth in country X will necessarily have to occur if there is technical progress in the world economy, there is population growth in X, there is capital formation in X, the volume of trade grows in the world economy. इस चीज़ पे क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन ए कंट्री विल नेसेसरीली हैव टू ऑकर। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके होने से डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इसके लिए पहले तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ का पता होना चाहिए क्या होती है। देन यू विल सी दैट कैपिटल फॉर्मेशन एक नेसेसरी फैक्टर है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक फैक्टर है, लेकिन श्योरिटी नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या नहीं होगी। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, वर्कर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर उनमें स्किल्स नहीं है तो वो यूजलेस हैं इकोनॉमी के लिए, देन देयर विल बी नो इकोनॉमिक ग्रोथ। सिमिलरली अगर टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है तो उस टेक्निकल प्रोग्रेस का सेक्टर स्पेसिफिक, जिस सेक्टर में रिक्वायरमेंट है उसमें हो रही या नहीं हो रही, वो रेलिवेंट है या नहीं, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेगी या नहीं। देन सिमिलरली जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वर्ल्ड में वो ग्रो कर रहा है, तो ये भी कोई नेसेसरी नहीं कि भाई इससे इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी होगी हो। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज और प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी इकोनॉमिक वेरिएबल्स में प्रोग्रेस होना, बढ़ोतरी होना। इकोनॉमिक वेरिएबल क्या, प्रोडक्शन या इनकम या इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें से इन जैसी चीज़ों में बढ़ोतरी होना और ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। ये क्वांटिटेटिव है नेचर में, मतलब ये मोर ऑफ ए फिजिकल चेंज है, इसको मेज़र किया जा सकता है, देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जीडीपी में बढ़ोतरी इकोनॉमिक ग्रोथ बोली जा सकती है। इसको डिटरमाइन करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं कि भाई जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं किसी भी कंट्री में वो अवेलेबल हैं अबंडेंस में या नहीं, और उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो अच्छे से हो रही है या नहीं। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक इक्विपमेंट, टूल्स, मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन एसेट्स, इलेक्ट्रिसिटी। देन जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी है या नहीं, यानी जो लेबर फोर्स है वो स्किल्ड है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है वो हो रही है या नहीं, और वो सेक्टर स्पेसिफिक है या नहीं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दीज ऑल लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। One more term we need to understand, economic development. It is different from economic growth. How? Economic development में भी जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनकी प्रोग्रेस होती है, उनको देखा जाता है, प्रोडक्शन इनकम में बढ़ोतरी होती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आती है, न्यूट्रिशन लेवल में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में। मतलब ये क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी है नेचर में, यानी फिजिकल के साथ साथ सोशल एंड साइकोलॉजिकल भी है। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें इम्प्रूवमेंट आना, यानी अगर कोई भी इकोनॉमी है वहाँ पे जीडीपी इंक्रीज कर रहा है
तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन जो लोग पॉवर्टी में है, उनको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा, पॉवर्टी डिक्रीज नहीं हो रही, देन दैट इज़ नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब कही जाएगी जब जीडीपी के साथ साथ लोगों की सिचुएशन कंडीशन भी इम्प्रूव हो, पॉवर्टी लेवल डाउन जाए, लोगों का न्यूट्रिशन लेवल बढ़े, हेल्थ बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेट हों। इन दैट सिचुएशन इट विल बी कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अदरवाइज simple rise in GDP will be called economic growth. Then comes the national income of a country for a given period is equal to the total value of goods and services produced by the nationals, sum of total consumption and investment expenditure, sum of personal income of all individuals, money value of final goods and सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई नेशनल इनकम एक गिवन पीरियड में, जो पीरियड यूजुअली 1 ईयर का होता है फाइनेंशियल ईयर, किस चीज़ को कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी जो भी मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी इकोनॉमी ने प्रोड्यूस किए। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या हैं ये जानते हैं। नेशनल इनकम मतलब टोटल वैल्यू किस चीज़ की, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल का मतलब क्या है कि जो कंजम्पशन के लिए रेडी है उस स्टेज पे। एक होता है इंटरमीडिएट गुड। एक एग्जांपल से देखते हैं, मान लीजिए शुगर है, शुगर अगर चाय में यूज हो रही है तो दैट इज़ इंटरमीडिएट गुड। अगर वो फाइनल अवेलेबल है किसी भी शॉप में खरीदने के लिए, बेची जाने के लिए, देन दैट इज़ फाइनल गुड। तो जो भी प्रोडक्ट, सर्विसेज या गुड्स फाइनल स्टेज पे हैं, उनकी मनी वैल्यू किसी भी कंट्री में उस फाइनेंशियल ईयर में उसका सभी का सम जो होगा वो नेशनल इनकम बोला जाएगा। इसकी ओरिजिन दादा भाई नौरोजी के टाइम में हुई थी। उन्होंने इसको फर्स्ट कैलकुलेट किया था, लेकिन वो साइंटिफिक नहीं था। साइंटिफिक कैलकुलेशन वी राव ने 1931 में की थी, और आज़ादी के बाद इसको नेशनल इनकम कमेटी कैलकुलेट कर रही थी 1949 टू 1955। आफ्टर दैट सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस used to calculate it till 2020, and after that they established National Statistical Office under Ministry of Statistics and Program Implementation. It has been calculating it since 2020. क्या मेथड यूज़ किए जाते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए? 3 मेनली मेथड यूज़ किए जाते हैं, आउटपुट और प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। आफ्टर विच सम टूल्स आर यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम, दैट इज जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या सिग्निफिकेंस है नेशनल इनकम, अगर आपको पता है या किसी भी देश की सरकार को पता है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? उससे उस देश की इकोनॉमिक वेलबींग का पता चलता है, अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फ्रेम करने में मदद मिलती है, और जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ठीक डिसीजन ले पाते हैं, और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसी है उस चीज़ का भी रिफ्लेक्शन आपको जानने को मिलता है। देन कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स और ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड्स। नंबर 1 रीजनल रूरल बैंक्स, नंबर 2 नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नंबर 3 लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। Select the correct answer using the codes given below. 1 and 2, 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3। क्या क्वेश्चन है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट या ग्रांट्स डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड्स। इस केस में रीजनल रूरल बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स इज द राइट आंसर, नोट द नबार्ड। ये देखते हैं क्या डिफरेंस इन बैंक्स में। जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो एक स्टेचुटरी बॉडी है, कब सेटअप की गई? 1975 में एक ऑर्डिनेंस के द्वारा, जिसको बाद में एक्ट का रूप दे दिया गया था 1976 में। नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये बेस्ड है। जो फर्स्ट बैंक है वो प्रथम ग्रामीण बैंक सेटअप किया गया था 1975 में। इसको कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है, और इसका सुपरविज़न नबार्ड के अंडर में है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो भी आरआरबीज की इक्विटी शेयर्स हैं उनमें 50% शेयर सेंटर का होता है, 15% स्टेट का होता है, और 35% बिलोंग्स टू दी स्पॉन्सर बैंक।
देन व्हाट आर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट और बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, किसको, जो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, आर्टिसंस हैं, लेबरर्स हैं और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिससे रूरल डेवलपमेंट हो सके। इन एडिशन टू दिस, जो भी सेविंग्स हैं उनको मोबिलाइज करना और उनको प्रोटेक्ट करना और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना सभी कस्टमर्स को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम लेवल्स, राइट। देन कम्स लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को पहले लैंड मॉर्टगेज बैंक बोलते थे। ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं जो रजिस्टर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर में, जिसका मेन काम है लैंड को और एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, उसकी डेवलपमेंट को इंश्योर करना। इनका क्या ऑब्जेक्टिव है या फंक्शन है, लॉन्ग टर्म लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, किसको, फार्मर्स को, ताकि वो इक्विपमेंट वगैरह बोरो कर सकें। एंड इन एडिशन टू दिस, सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, जैसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मेकिंग बिजनेस लोन्स एंड ऑफरिंग बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। देन कम्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या है, ये भी एक स्टेचुटरी बॉडी है। कब बनाया गया इसको, 1982 में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट जो 1981 में लाया गया था, उसके अंडर में कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बेस्ड है ये, बी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे, जिस कमेटी को आरबीआई ने सेटअप किया था। अभी इसकी ओनरशिप पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स या मेन फंक्शंस हैं, एग्रीकल्चर को और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, RIDF को मेंटेन करना, मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके, किस एरिया में, एग्रीकल्चर में और रूरल डेवलपमेंट के एरिया में। इट ऑल्सो इंश्योर्स सुपरविजन ओवर RRBs, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और ये उन सबको इंटीग्रेट करता है कहाँ पे, जो सेंट्रल, नॉट सेंट्रल बट कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट, इसको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, RRBs को, क्यों, ताकि वो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर सकें। इन एडिशन टू दिस, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू बिल्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, and then finally it also provides refinance facilities to banks. Moving to our last question, what does venture capital mean? A short term capital provided to industries, B a long term startup capital provided to new entrepreneurs, C funds provided to industries at times of incurring losses, D funds provided for replacement and renovation of industries. इस चीज़ पे क्वेश्चन है वेंचर कैपिटल का मतलब क्या है। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इट इज़ ए लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल जो नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड की जाती है। इसके बारे में और जानते हैं। इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट और फंड्स, इसको जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेसमैन हैं या स्टार्टअप्स हैं उनके लिए प्रोवाइड करवाना या उनको अवेलेबल करवाना। कौन करवाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट करवाते हैं, जिनको इन्वेस्टर्स बोलते हैं। ये नए एंटरप्रेन्योर्स को फंड्स अवेलेबल करवाते हैं ताकि वो अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकें, बूस्ट कर सकें। इसके क्या फीचर्स हैं वेंचर कैपिटल के, कि ये लॉन्ग टर्म में प्रोवाइड किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है इसमें, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इक्विटी कैपिटल को बाई करके इसमें इन्वेस्ट करते हैं। एंड देन इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। वेंचर कैपिटल फंड्स क्या हैं, these are pooled investment funds that handle the money of investors looking to invest in startups with high growth potential। जो वेंचर कैपिटल है उसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है। दैट इज़ ऑल इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू।